them. Our alkane, which is a first homologous series, is considered to be a parent homologous series, is considered as a parent homologous series. ठीक है, और इस homologous series से हमारे बाकी के जितने भी homologous series बाकी की जो हैं, जो कि आपकी alkenes हैं. What did I tell you about the homologous series? These are the families of organic compound. तो alkenes हैं, alcohols हैं, alcohol है, carboxylic acid है. तो ये जितनी भी सीरीज हैं ये एल्केन से डिराइव हो रही हैं, और एल्केन इज कंसिडर्ड एज अ पेरेंट होमोलोगस सीरीज. और ये एल्केन हम कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? एल्केन वी गेट इट फ्रॉम द पेट्रोलियम विच इज द क्रूड ऑयल. ठीक है, तो क्रूड ऑयल कहाँ से आता है? यू डिग इट आउट फ्रॉम द अर्थ का क्रस्ट, और यू ड्रिल इट आउट फ्रॉम द रॉक्स और व्हाटएवर, तो इट्स देयर इन द अर्थ क्रस्ट. तो हम इसको ड्रिल आउट करते हैं, और उसके बाद ड्रिल आउट करने के बाद जब आप क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम को ड्रिल आउट करते हैं फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद व्हाट वी डू इज वी हीट इट. ठीक है, हम इसको हीट करते हैं, वार्म करते हैं अप टिल 400 डिग्री सेल्सियस. इसको जब आप 400 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको हीट करते हैं, तो होल पेट्रोलियम, एवरीवन प्लीज काइंडली म्यूट योरसेल्फ, आयान म्यूट योरसेल्फ. तो जब हम इनको हीट करते हैं एट 400 डिग्री सेल्सियस, तो आपका जो मेजॉरिटी ऑफ द पेट्रोलियम दैट गेट वेपराइज्ड. ठीक है, ये वेपर्स फॉर्म में आ जाता है, except for one component, one part of a petroleum which we call bitumen. ठीक है, जिसको आप ब्यूटामिन कहते हैं. सिर्फ ब्यूटामिन जो है वो लिक्विड स्टेट में रहते हैं, बाकी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे गैसियस स्टेट में आ जाते हैं. और अब इन गैसियस जो कंपोनेंट्स हैं इनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. they are different components of the mixtures. Petroleum is considered to be the mixture. ठीक है, ये mixture है. We normally call it a liquid gold, या it's a useless mixture of very useful compounds, right? तो ये mixture जो है पेट्रोलियम, इसको हम drill out करते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं. Majority of the component they get vaporized, only one component still remains in the liquid form. अब इन vapors जो हैं आपको different, क्योंकि ये mixture different components vaporize होंगे, तो उनका different boiling point होगा. तो on the basis of the boiling point, ठीक है, separation technique कहलाती है fractional distillation. Fractional distillation is a separation technique जिसके अंदर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर आप कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं. तो दिस सेपरेशन टेक्निक विल बी एम्प्लॉइंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट in order to separate the components of petroleum. ठीक है, तो पेट्रोलियम जो मुख्तलिफ चीजों से बना हुआ है, पेट्रोलियम के अंदर आपके पेट्रोलियम गैसेस भी हैं, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन ऑयल भी है, ब्यूटामिन भी है. तो इन सब कंपोनेंट्स को, ये ए बी सी डी, इन सब के बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं. तो इनके डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट की वजह से हम इसको जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपकी सेपरेशन टेक्निक है जो कि डिफरेंट इन बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करती है. तो उसकी वजह से हम इन कंपोनेंट्स A, B, C, D को separate out कर सकते हैं. That is the basic criteria, basic concept behind. Now let's see what is the question and what they're asking. तो मैंने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करी है कि एल्केन जो है वो हमारी होमोलोगस सीरीज है. कौन सी होमोलोगस सीरीज? पेरेंट होमोलोगस सीरीज. और एल्केन्स को हम डिराइव, व्हाट इज द ओरिजिनेट, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? एल्केन्स आ रहे हैं आपके पेट्रोलियम के अंदर, पेट्रोलियम से. और पेट्रोलियम बेसिकली क्या है? मिक्सचर ऑफ एल्केन्स है या एल्कीन्स है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है. हाइड्रोकार्बन इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी फॉर यू पीपल. हाइड्रोकार्बन मींस they are those organic compounds which are only made up of hydrogen carbon. So petroleum is what? It's a mixture of a hydrocarbon, right? And now how do we get the components of these? How do we get the component of these different hydrocarbons? We do undergo the fractional distillation, and fractional distillation is a process, is a separation technique where the components, they get separated on the basis of their different boiling point.
Now I'm reading the question and I'll be underlining the key areas जिसके basis पर हम answer करेंगे, and this is a 3-mark question. Now it says that naphtha is a fraction. तो जब fractional distillation हम perform करते हैं, जब components separate out होते हैं, तो हम उनको कहते हैं fractions. We call them fractions, right? तो जब fractional distillation करेंगे हम petroleum की, तो हमारे पास जो fractions मिलेंगे वो होगा diesel, वो होगा petrol, वो होगा kerosene oil, so वो होगा naphtha. So all of these are basically your fractions. ठीक है, ये सारे जो हैं आपके ये fractions हैं. तो naphtha is a fraction obtained from the petroleum, which is a crude oil. Explain how naphtha is obtained from the petroleum, and it's a 3-mark question. तो बार बार मैं आपसे क्या कह रही हूँ, what we will be writing it down here. The petroleum is, first of all, what are we going to do is, the first mark you will be getting on, the first point is that the petroleum we will be getting in the form of a liquid. Petroleum will be getting in the form of the liquid. तो हम उसको vaporize करेंगे, और vaporize करने के लिए हम उसको heat करेंगे up to 400 डिग्री सेल्सियस, जहां पर हम इंश्योर करते हैं कि 400 डिग्री सेल्सियस से मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज वी विल बी हीटिंग द पेट्रोलियम अप टिल 400 डिग्री सेल्सियस. नंबर 2, द सेकंड मार्क विल बी गेटिंग, then we will be performing fractional distillation. We will be performing fractional distillation, that's the second mark. ठीक है, distillation in the through the fractional distillation, the components, or we can say specifically the components, or we can say specifically naphtha will be separated on the basis of come on, completed, on the basis of its different boiling point from others. तो हमने स्पेसिफिकली नेप्था के बेसिस पर हमने इसको आंसर कर दिया. ठीक है बच्चों, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेकंड मार्क. एंड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्राइटेरिया क्या है? दैट्स अ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज व्हाई द नेप्था इज बीइंग सेपरेटेड. इज दैट क्लियर? सो यू विल बी गेटिंग 3 मार्क. इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े. ऑलराइट, मूविंग अहेड. Now coming to the second part of the question. One compound in the naphtha has a formula of C12H26. अच्छा, अब हमें फॉर्मूलेस देख के कैसे पता चलता है कि C12H. अच्छा, एक चीज मैं और ब्रॉडली बता दूं यहाँ पर बच्चों. आई एम गोइंग ऑन द व्हाइट बोर्ड राइट नाउ. ओके, let me explain it to you now. What's happening here? अच्छा, अब मैंने आपको होमोलोगस सीरीज का बताया था कि जो होमोलोगस सीरीज में हमारे पास 2 क्राइटेरिया है. बेटा हो सकता है मैं ऑर्गेनिक की क्लास आज आधी लूं और आधी कर लूं, डिपेंड्स कि मैं कितना इसको एक्सप्लेन कर पाती हूँ. हो सकता है दिस थर्ड वर्कशॉप अगेन I'll be continuing with the organic chemistry if I am not satisfied and you people are not satisfied. ठीक है, तो जितना मैक्सिमम आज होगा उतना मैं कराऊंगी, राइट? तो अब हम जब होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं तो होमोलोगस सीरीज के अंदर हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं. मैं बार बार इसको एनिमल किंगडम के साथ रिलेट कर रही हूँ. एनिमल किंगडम के अंदर हमारे पास vertebrates होते हैं और invertebrates होते हैं. Vertebrates are those which have the backbone. Invertebrates are those which are without the backbone. Similarly, homologous series में 2 categories होती हैं. एक होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और एक होते हैं आपके नॉन हाइड्रोकार्बन. Hydrocarbons जो हैं, basically hydrocarbons are the organic compound which are just made up of hydrogen and carbon. Non-hydrocarbon are definitely made up of carbon because your organic compound का basic element तो carbon ही है. But apart from carbon, it might have hydrogen, it might have oxygen, it might have chlorine, it might have sulfur, it might have metals और जो भी किस, क्योंकि कार्बन की एफिनिटी लाइकनेस टुवर्ड ऑल एलिमेंट्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल CCl4 बन सकता है, CH3COH बन सकता है, C2H5 COOH बन सकता है, CH3COO C2H5 बन सकता है. तो ये डिफरेंट होमोलोगस, ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं. तो ये कंपाउंड्स क्योंकि ये कार्बन एंड हाइड्रोजन के नहीं है तो वी कॉल देम नॉन हाइड्रोकार्बन्स. एंड द कैटेगरी वेयर वी हैव अ हाइड्रोकार्बन,
जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। अब हमारे सिलेबस में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हैं आपके पास एल्केन्स, और दूसरी ब्रांच जो है, दूसरी फैमिली जो है वो है एल्कीन्स। दीज आर प्योरली हाइड्रोकार्बन। और जो नॉन हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर हमारे पास 3 होमोलोगस सीरीज है जो कि हमें पढ़नी है। और भी बहुत होती है, सब आप ए लेवल्स में करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन हम बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनरी लेवल 5070 केमिस्ट्री, तो यहाँ पर हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन, रिस्ट्रिक्टेड नॉलेज ये देते हैं। So among the non-hydrocarbon, we have 3 families which we are supposed to study. One is alcohol, the second one is your carboxylic acid, ठीक है, and the third one is your ester, right? So the altogether we have got 5 families which we'll be studying. Now when we talk about the hydrocarbons, तो अब ये जो families हैं जैसे मैंने आपको बताया था, इन homologous series की बहुत सारी commonalities होती हैं। पहली commonality ये है कि इन हर एक series का, मैं 5 series की बात कर रही हूँ, 1 2 3 4 and 5, I'm talking about the 5 homologous series. अब इन हर एक homologous series का एक जनरल मेथड, एक जनरल फॉर्मूला है। एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, ठीक है। अभी मैं एल्केन्स और एल्कीन्स की बात कर रही हूँ। अब अगर मेरे पास कार्बन है 12, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ n, लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट वन। मेरा जो पहला मेंबर ऑफ एल्केन्स होगा, जो पहला मेंबर ऑफ एल्केन होगा उसमें होगा 1 कार्बन, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू गोइंग टू बी 1। तो माय फर्स्ट फॉर्मूला विल बी C, and then 2 multiplied by 1 plus 2 is going to be CH4. The next member will be having 2 carbon. The next member I can generate as C2, 2 2s are 4, 4 plus 2 makes it 6. The third member is going to be C3H8, ठीक है। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी होमोलोगस सीरीज की कि उनके पास एक उनका जनरल फॉर्मूला होता है, और उस जनरल फॉर्मूला से आप उसके मेंबर्स को डिराइव कर सकते हैं। ये उसके मेंबर्स हैं, समझ में आ गई बात। इसी तरह से एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n है। तो पहला मेंबर, अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट एल्कीन के हवाले से, एल्केन्स के अंदर सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। मैंने आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन में बताया था कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनते हैं। कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स इसलिए बनते हैं क्योंकि कार्बन कैन इजीली बॉन्ड यूजिंग अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जब भी बनता है तो हम वो उन कंपाउंड्स को कहते हैं एल्केन्स। एल्कीन्स के अंदर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना लाजमी है। अगर मेरे पास 4 कार्बन का एल्कीन है तो अभी हम सिंपलेस्ट ऑफ एल्कीन्स की बात कर रहे हैं कि उनके अंदर एक डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि हम ऑर्डिनरी लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जब आप हायर लेवल पे जाएंगे तो एल्कीन कैन हैव मल्टीपल डबल बॉन्ड्स। आपको कोई क्वेश्चन में कोई स्ट्रक्चर दे सकते हैं लेकिन आपसे उसको बनाने के लिए नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड वाला एल्कीन पता होना चाहिए कि पूरे स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड हो। लेकिन आपको एक क्वेश्चन में दे सकते हैं कि उसमें 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो उसके बेसिस पर वो सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन हमें जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा वो सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो अब यहाँ पर हमने एल्केन्स और एल्कीन को कैसे डिफरेंशिएट किया। एल्केन और एल्कीन को हमने इस तरह से डिफरेंशिएट किया कि एल्केन्स आर द वन व्हिच हैव ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड एल्कीन्स आर द वन व्हिच हैव एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो अगर मुझे मेंबर्स जनरेट करने होंगे तो n की वैल्यू में अब एक डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन होना जरूरी है। तो एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसके अंदर n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती क्योंकि डबल बॉन्ड शुड बी बिटवीन 2 कार्बन। तो फॉर द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन विल बी द वन विद द n वैल्यू 2। तो इसका जो पहला मेंबर होता है दैट इज गोइंग टू बी C2 and it's going to be C2H4. The next member is going to be C3H6. Next member is going to be C4H8. ठीक है। तो ये पहला, जब भी आपके पास फर्स्ट कार्बन होता है, एक कार्बन प्रेजेंट हो तो हम उसको नाम देते हैं मीथ। अगर आपके पास 2 कार्बन है तो नाम देते हैं ईथ। अगर 3 कार्बन है तो नाम देते हैं, we start the name with prop. If we have 5 then we start 4. I missed on 4. When we have 4 carbon we call it bute.
and we have 5 carbon, we name it, we start the name with pent. I hope I'm clear. Is this much clear? सही. तो अब इनको नेमिंग हम कर लेते हैं. ये आपके हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करते हैं जिसपे कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है सिर्फ. तो अगर मैं पहले की बात करूंगी तो पहले का नाम जो होगा दैट इज गोइंग टू बी मीथेन. Why methane? Because it's an alkane. तो इसके अंदर जो suffix लगेगा, इन सब में जो suffix लगेगा, suffix क्या होता है? Last, tail, terminating part. तो जो suffix लगेगा वो होगा ane, methane. अगर दो कार्बन है तो it will be known as ethane. अगर 3 कार्बन है तो it will be known as propane. ठीक है. 4 होंगे तो it will be known as butane, pentane, hexane, heptane and so on. आपके सिलेबस में फर्स्ट 4 के नेम्स आपको पता होने चाहिए. We don't have to go beyond that. तो बिल्कुल बेसिक आपके फर्स्ट 4 ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज यू शुड बी नोइंग. ठीक है. अच्छा, इसी तरह से हम एल्कीन में आ गए तो सफिक्स उनके अंदर लगेगा इन. इन. ठीक है. तो पहला वाला इसमें 2 कार्बन है तो फर्स्ट वन इज योर ethene. Next is with the 3 it's become propene. 4 का बन गया butene. इतनी बात समझ में आ गई. तो हमने नेमिंग का थोड़ा सा टच कर लिया. हमने 2 हाइड्रोकार्बन्स कर लिए जो हमारे सिलेबस में, एक है एल्केन और एक है एल्कीन. और हमने ये पढ़िया कि एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन, और एल्कीन में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड between 2 carbons होता है. ठीक है. So this is what we have studied right now. ठीक है. Let's see further कि हमारे पास अब क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन की डिमांड क्या है. ठीक है. अच्छा, now they're saying that one compound in naphtha fraction has a formula C12H26. It's C12H26. अब मुझे ये बताओ कि ये हाइड्रोकार्बन है या नॉन हाइड्रोकार्बन है. This is a हाइड्रोकार्बन, राइट. क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन है एंड हाइड्रोकार्बन है. तो many times they ask you, they do ask, अभी ये क्वेश्चंस हम करेंगे तो they do ask what do you understand by the term hydrocarbon. So hydrocarbon means those organic compound which have hydrogen and carbon only. So it's understood it's a hydrocarbon. अब ये हाइड्रोकार्बन हमने 2 तरह के हाइड्रोकार्बन्स किए थे. एक एल्केन किया था और दूसरा हमने एल्कीन किया था. एल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2 और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n. सही है. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए. ओके, कार्बन डबल बॉन्ड के हवाले से अगर मैं बात करती हूँ बेटा, तो कार्बन बॉन्ड के हवाले से अगर मैं बात करूंगी तो एल्केन्स के अंदर हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है. ऑलवेज एल्केन्स हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. और एल्कीन्स की बात करती हूँ तो एल्कीन्स में एक डबल बॉन्ड होता है. 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हम बहुत ही बेसिक कर रहे हैं कि एक डबल बॉन्ड जरूरी है. अब यहाँ पर देखो एल्कीन्स के अंदर N है, कार्बन अगर N है, और हाइड्रोजन कितने टाइम्स होते हैं? 2 टाइम्स ऑफ कार्बन. तो बेसिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में रेशियो जो होता है वो 1:2 का होता है ऑलवेज. हमारा पहला मेंबर मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पर दिस इज अ मैंडेटरी फीचर. इसके बगैर एल्कीन नहीं बनते कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो. तो पहला मेंबर C2H4 होता है. द नेक्स्ट मेंबर इज गोइंग टू बी C3H6. द नेक्स्ट मेंबर इज गोइंग टू बी C4h8. तो हर एक के बीच में आप देखिए 1:2 का रेशियो है. तो क्या इस हाइड्रोकार्बन में 1:2 का रेशियो है? राइट इन द चैट यस और नो. इज इट 1:2 का रेशियो? कार्बन अगर 12 है तो अकॉर्डिंग टू द रेशियो इट शुड बी 24, बट दिस इज 26. और एल्केन्स के अंदर आप देखिए यहाँ पर रेशियो एक्सीड कर रहा है. 1:2 का रेशियो एक्सीड कर रहा है यहाँ पर. It's not exactly 1:2. You are having H2n and +2 is added. तो यहाँ पर ये हाइड्रो 1:2 के रेशियो से एक्सीड कर रहा है ना हाइड्रोजन. तो ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि ये एल्केन है, एल्कीन नहीं है. एल्कीन अगर होता तो आपका फॉर्मूला होता C12H24, but because you have C12H26, so that means it's not an alkane. Sorry, it's not an alkene, it is an alkane. Am I clear? तो
तो अब यहाँ सवाल पढ़ते हैं. One compound in the naphtha fraction has a formula C12H26. From this formula, how can you deduce that this compound is not an alkane? तो आप इसके लिए क्या आंसर लिखेंगे? You will write down this is an alkane because this is an alkane because it is being formed from a general formula that is CnH2n plus 2. Either you can write it down that this has been formed from the general formula CnH2n plus 2, or you can write down that carbon and hydrogen, they are not in the ratio of 1:2. They do not have exactly the ratio 1:2 as in alkane. But the first answer, the first जो briefing है कि it's been derived from this general formula is the more appropriate answer. ठीक है, सही है, it's a more accurate answer. शेन जोसेफ बार बार एग्जिट क्यों कर रहे हो बेटा? अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? इज दिस मच क्लियर? ओके ओके फाइन, गोइंग अहेड. नाउ अभी सोचो हम पहले ही सवाल पे हैं. The alkane C12H26 can be cracked to form an alkene that has a 6 carbon atoms per molecule. Construct the equation. अच्छा, अब हम आते हैं वापस व्हाइट बोर्ड पे, और व्हाइट बोर्ड पे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. लेट्स गो अहेड. ओके, अब मैंने कहा था कि एल्केन्स को हम प्रिपेयर नहीं करते. एल्केन्स हमारे मिलते हैं हमें फ्रॉम पेट्रोलियम. वी गेट इट फ्रॉम पेट्रोलियम, एंड एल्केन इज माय पेरेंट होमोलोगस सीरीज. ठीक है, इससे मेरी बाकी होमोलोगस सीरीज जनरेट हो रही होती हैं. तो अब एल्कीन, अगर मुझे एल्कीन फॉर्म करना है तो उसका कहीं ना कहीं, अगर एल्कीन की प्रिपरेशन करनी है तो उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक एल्केन से होगा. तो एल्कीन की प्रिपरेशन हम करते हैं बाय द क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन. ठीक है, अब दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एन एल्कीन. इट्स अ मेथड. मैंने ऊपर एन यहाँ पे लिखा है, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म आई राइट डाउन फॉर द प्रिपरेशन. ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना. तो the alkenes are being prepared by the cracking of hydrocarbon. ठीक है, अब होता ये है कि हम जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो फ्रैक्शनेटिंग टावर में करते हैं. इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट कि ऑर्गेनिक का वाकई में बहुत बड़ा सिलेबस है, और मैं सोच रही थी कि मैं थ्रू वर्कशॉप कर लूंगी, लेकिन मुझे हर जगह छोटे छोटे पॉइंट्स पर मुझे बहुत लेंदी एक्सप्लेनेशन देने पड़े हैं. तो मुझे लग रहा है कि मुझे वीडियोस डालनी पड़ेंगी. चलो लेट्स सी. जब हम पेट्रोलियम को ड्रिल आउट करते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. ये आपका फर्नेस होता है जहां पर 400 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका पेट्रोलियम ड्रिल आउट करके डायरेक्ट फ्लो कर रहा है. ठीक है, ये पेट्रोलियम यहाँ पर आया, यहाँ पर ये आपका फर्नेस है, और इस फर्नेस के अंदर से ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है. दिस इज अ ह्यूज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. ठीक है, और यहाँ से आपका वो कंपोनेंट निकल गया जिसको आप कहते हैं ब्यूटामिन. सही है, ब्यूटामिन विच रिमेन्स लिक्विड. उसके अलावा अब यहाँ पर 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अराउंड 40 to 50 फीट हाई है. बड़ा सा एक फर्नेस की तरह होता है, और जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसका टेम्परेचर लो होता जाएगा, और ये तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर आ जाएगा. तो एट डिफरेंट टेम्परेचर्स हमारे डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स जो होंगे वो कंडेंस आउट होंगे यहाँ पर. ठीक है, वो डिफरेंट पॉइंट्स कंडेंस आउट होंगे. अब ये पॉइंट्स जो है यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके कंडेंस आउट होंगे. यहाँ से आपको ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इट इज बिल्ड अप, इट्स मेड अप ऑफ डिश, व्हाट यू कॉल इट, डिश एंड इसके ऊपर ये डिशेस होती हैं, और उसके ऊपर लूजली एक कैप रखा हुआ होता है. ठीक है, तो अब होता है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट उसका लो होता है तो ये इस कैप को लिफ्ट करके नेक्स्ट कंपार्टमेंट में मूव कर जाते हैं, और अगर वो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू दैट टेम्परेचर होता है तो वो कंडेंस होके यहाँ से निकल जाते हैं. अब वी गेट द डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम हियर, राइट. अब यहाँ पर ब्यूटामिन आपको मिल रहा है, आपको डीजल भी मिल रहा है, पेट्रोल भी मिल रहा है. ठीक है, तो ये जो भी कंपोनेंट्स आपको मिल रहे हैं इनमें से कुछ कंपोनेंट्स की सप्लाई बहुत ज्यादा है.
ठीक है, आप जब इनको हम फ्रैक्शंस में जब इनकी परसेंटेजेस देखते हैं तो इनकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, लेकिन ह्यूमन डिमांड जो हमारी उनकी पर्सनल डिमांड है, हमारी पर्सनल रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत लो है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटामिन, ब्यूटामिन जो है जो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, तो ये सिर्फ यूज होता है फॉर रोड सर्फेसिंग एंड फॉर वाटर प्रूफिंग ऑफ द रूफ्स। इसकी यूज ही बहुत लिमिटेड है, तो इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और सप्लाई ज्यादा होती है लेकिन उसकी डिमांड लो होती है। अब क्योंकि इसका ये इट इज एग्जिस्टिंग इन द लिक्विड फॉर्म इवन एट आफ्टर वेपराइजिंग एट 400 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मॉलिक्यूल का साइज जो होता है ना, मॉलिक्यूल का, क्योंकि जितना बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना मोर बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ही बड़ा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। जितना ज्यादा उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने उसका एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास ज्यादा होगा, उतना ही बड़ा वो मॉलिक्यूल होगा। तो ब्यूटामिन का मॉलिक्यूल सबसे बड़ा होता है, दिस इज द बिगेस्ट मॉलिक्यूल, बट इट इज अ हाइड्रोकार्बन, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, चाहे आप पेट्रोल कहें चाहे आप डीजल कहें, दे ऑल आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब अब क्या हो सकता है, अब आपके पास लेट्स सपोज, एक विजुलाइज करिए एक चीज, ठीक है, एक विजुलाइज करिए चीज कि आपके पास एक लंबी सी एक चेन है, ठीक है, एक लंबी सी चेन है। अब इस लंबी सी चेन को, ये दिस इज माय लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, तो क्या मैं इसको तोड़ सकती हूँ अपनी नीड के हिसाब से? हो सकता है मेरी मुझे सिर्फ 2 चेन्स या 2 लूप वाली चेन, छोटी सी चेन चाहिए हो इन ऑर्डर टू मेक अ की रिंग, और हो सकता है मुझे 5 या 6 वाला हो इन ऑर्डर टू मेक अ ब्रेसलेट, और मे बी आई नीड 1 रिंग ओनली इन ऑर्डर टू मेक अ रिंग और समथिंग, फिंगर रिंग। तो मैं अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको तोड़ लूंगी, ठीक है। तो अगर जो ब्यूटामिन जो हमें बहुत ज्यादा सप्लाई उसकी ज्यादा है, ठीक है, जिसकी सप्लाई मोर है, बट वी नो इट्स अ हाइड्रोकार्बन, राइट, और उसकी डिमांड जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, उसकी डिमांड लो है, तो मैं इस बिग हाइड्रोकार्बन को अपनी जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिमांड पूरी करने के लिए मैं इस बड़े से हाइड्रोकार्बन को ब्रेकअप कर सकती हूँ। एंड दिस ब्रेकिंग up of the bigger hydrocarbon into smaller hydrocarbon, ठीक है, is known as cracking. So what is cracking? Cracking is a breaking down of big hydrocarbon, ठीक है, hydrocarbon into smaller hydrocarbon, ठीक है। ये जरूरी है प्रोसेस, ताकि हमारा जहां पर मिसमैच है बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, आपकी पेट्रोल की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, पेट्रोल की आपकी डिमांड ज्यादा है, लेकिन आपकी इसकी सप्लाई थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या फ्रैक्शंस के तौर पे उसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है। तो हम क्या करते हैं, जो ब्यूटामिन जिसकी सप्लाई ज्यादा है, उसको हम अपने हिसाब से उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू पेट्रोल जिसकी डिमांड ज्यादा है। और हम कैसे करेंगे? विल बी डूइंग बाय द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। इतनी बात समझ में आ गई? सो हाउ विल यू डिफाइन दैट? हाउ विल यू डिफाइन क्रैकिंग? Cracking is basically it's a breaking of big hydrocarbon molecules into smaller hydrocarbon molecules when they are subjected to heat और कैटलिस्ट, ठीक है। हमारे पास 2 तरह की क्रैकिंग होती है, एक आपकी कहलाती है थर्मल क्रैकिंग, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसको हीट करते हैं। और दूसरी कहलाती है आपकी कैटेलिटिक क्रैकिंग, जहां पर आप कम हीट करते हैं, यू गिव अ लो हीट, और उसको कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो लो हीट से भी वहां क्रैकिंग हो जाती है। और जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिकेट,
एंड और जनरल लेमैन लैंग्वेज में आप इसको कई जगह कई क्वेश्चंस में पोर्सिलीन पोर्सिलीन और पॉट और ब्रोकन पॉट पीसेस के तौर पे भी देखेंगे। अगर पोर्सिलीन पीसेस या ब्रोकन पॉट पीसेस पॉटरी पीसेस अगर आप देखते हैं तो अगर कहीं लिखा हुआ देखते हैं तो दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट कैटलिस्ट। इज इट क्लियर? तो दिस इज अनदर जनरल नेम फॉर इट। एम आई क्लियर? फाइन, ठीक है। सो क्रैकिंग से हम क्या करते हैं, बिगर हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी नीड के हिसाब से। और कैसे होती है क्रैकिंग? व्हेन यू सब्जेक्ट इट टू हीट और कैटलिस्ट, बिकॉज वी हैव द टू टाइप ऑफ क्रैकिंग, वन इज थर्मल, अनदर वन इज कैटालिटिक। थर्मल में आपको हाई हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, राइट, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने पड़ते हैं। कैटालिटिक में लो हीट along with the presence of catalyst. Is this much clear? Let's see further what else do we have in this question. अब ये क्या कह रहा है कि अच्छा एक और चीज यहाँ पर मैं बता दूं, एक और चीज, जस्ट अ मिनट। ओके, व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द क्रैकिंग, ठीक है। अब क्रैकिंग होती क्या है? अब ये हाइड्रोकार्बन्स की होती है, और हाइड्रोकार्बन में हमारे पास जो पेरेंट है, हम बार बार उसकी बात कर रहे हैं, वो है एल्केन। एल्केन की जब हम क्रैकिंग करते हैं तो हमें ज्यादातर ये कॉम्बिनेशन मिलता है, वी गेट द कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर एल्केन, a smaller alkane and another alkene, या तो ये कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है। एल्केन की अगर हम क्रैकिंग करते हैं तो या फिर हमें ये कॉम्बिनेशन मिलता है, वी गेट एल्कीन along with हाइड्रोजन। एल्केन की अगर हम क्रैकिंग करते हैं तो इट कैन बी हीट और इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट वी गेट a mixture of, we can get a mixture of alkenes and we can get hydrogen along with that. Okay, now अगर मेरे पास, अब इन्होंने एग्जांपल ये दिया है कि अगर मेरे पास C12H26 है तो मेरे पास कौन से, अब दिस इज 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन, तो ये कहता है कि अगर ये एल्केन है, इसकी मुझे क्रैकिंग करनी है, देन सजेस्ट 2 मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस। तो आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर इसकी क्रैकिंग होगी कि तो एक छोटा एल्केन मिलेगा या एल्कीन मिलेगा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। तो C12H26 से चलो लेट्स सपोज कि मेरे पास C5 वाला तो एल्केन मिल रहा है मुझे, और अगर 5 एल्केन के लिए मैंने हटा लिया तो 7 जो है मुझे एल्कीन के लिए रिमेनिंग रहेंगे। तो C5 वाला एल्केन अगर मैं बनाऊंगी तो C5H2n10+2 दैट मेक्स H12, तो ये तो मेरा एल्केन बन गया, ठीक है। और एल्कीन जहां पर रेशियो 1:2 का है तो C7 और H14। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए क्या ये C12H26 है, तो 5 + 7 मेक्स इट 12, यस, और 12 + 14 मेक्स 26, यस, ठीक है। तो यू कैन हैव अ वेरिएशन इन दिस, आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अब अगर लेट्स सपोज मैं C4 एल्केन बना रही हूँ तो इट इज गोइंग टू बी C4H2, 4 2s are 8, 8 + 2 makes it 10। तो अगर C4 है तो कितने बचे कितने कार्बन बचे? 6, that is going to be the alkene, so it's going to be C6H12। कंबाइन करो इनको तो you'll be getting C12H26 only, ठीक है। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू मेक C4H10 2 molecules, C4H10 2 molecules, तो अब बताओ 2 4s are how many? 8, 8 - 12 will be 8 - 12 will be 4 again, but C4H8 will be an alkene. So I'll be getting 2 molecules of an alkane and 1 molecule of an alkene. ये तो हमारा combination 1 हुआ। अगर मुझे alkene and hydrogen बनाना है तो let's see कि alkene and hydrogen के combinations क्या हो सकते हैं। I can have C12H24 along with hydrogen. I can have C6H12 के 2 moles along with hydrogen, और आई कैन हैव एनी अदर कॉम्बिनेशन, या फिर मुझे मिल सकते हैं 2 मुख्तलिफ अल्कीन और हाइड्रोजन। आई कैन हैव C2H4 + C10H20 प्लस हाइड्रोजन। सो इट्स अप टू यू, आपका कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए। इनको जब टोटल करेंगे आपने प्रोडक्ट्स का तो आपका वो रिएक्टेंट होना चाहिए जिसको आप क्रैक करें,
कॉम्बिनेशन आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है? इज इट क्लियर? You can have an alkane along with an alkene when you're cracking. You can have alkene along with hydrogen, or you can have a mixture of alkene along with the hydrogen. So keeping that in mind, let's go back to the question and see what answer we can have here. Okay. All right, getting back. Now the alkane C12H26, C12H26 can be, C12H26 can be cracked to form an alkene that has 6 carbon atoms per molecule. अब इन्होंने आपको फ्री हैंड नहीं दिया, इन्होंने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ये कह रहे हैं कि एक एल्कीन उसमें बन रहा है जिसके अंदर C कार्बन होंगे, ठीक है? तो आप इक्वेशन लिखिए। तो इन्होंने कहा C12H26 तो कंपाउंड है जो कि क्रैक हो रहा है, इससे एक कंपाउंड जो है वो एल्कीन है, तो जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n है और n की वैल्यू उसके अंदर 6 है, तो C6H12 तो एक आपका मॉलिक्यूल उन्होंने कहा होगा ही होगा। उसके साथ यू कैन हैव एनी अदर जो कि क्रैक होगा अपार्ट फ्रॉम द C6H12. तो वी कैन हैव C6. If this is an alkene, I can have another one as an alkane. I can have C6H14. I can write down this equation, or I can write down C12H26 and can have 2 molecules of C6H12 along with hydrogen. ये भी मैं लिख सकती हूँ, I'll get 1 mark. Or I can write down C12H26 giving me C6H12 along with 2 molecules of C3H6 along with hydrogen, a mixture of an alkene and hydrogen. तो ये आपके अपने ऊपर है, वेरिएशंस आएंगी ये मार्किंग स्कीम में, इसके आंसर्स बहुत वेरिएबल होंगे। आपको सिर्फ चेक करना होगा कि ये कॉम्बिनेशन जो आपका बन रहा है ये एग्जैक्टली यही कार्बन एंड हाइड्रोजन है या नहीं। Can I proceed with further answers? What mixtures of alkene? That can be any mixture बच्चा। अगर वो फ्री हैंड छोड़ रहा है हमें यहाँ, तो उसने फ्री हैंड नहीं छोड़ा, इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि 6 कार्बन वाला एल्कीन चाहिए, लेकिन अगर वो फ्री हैंड छोड़ रहा है तो वो हम कोई भी एल्कीन और कोई भी बचे हुए कार्बन के साथ एल्केन बना सकते हैं, या कोई भी एल्केन और बचे हुए कार्बन के साथ एल्कीन बना सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। आई होप आई एम क्लियर। ओके लेट्स प्रोसीड फाइन। अभी हमने एक ही क्वेश्चन किया है बच्चों, दैट्स ट्रूली बैड। Okay, moving ahead, we have another question here, और ये question जो है, okay, अच्छा, it's the question from October November 16, and अच्छा, now they're saying the alkanes are a homologous series. What do you mean by homologous series? That means a family of hydrocarbon where carbon and hydrogen are existing. They're asking 2 properties of homologous series. Homologous series की मुख्तलिफ properties होती हैं, 5 properties basically होती हैं। पहली property, they have a general formula. हर होमोलोगस सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, जैसे मेरा पहला मेंबर मीथेन है, ठीक है, मेरा पहला मेंबर जो है वो मीथेन है। आई एम राइटिंग डाउन हियर, my first member is methane, CH4. Next member is going to be C2H6. Next member is C3H8. Next member is C4H10. After that comes the next C12. अब जैसे से आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, आपके नए मेंबर्स जो बन रहे हैं, इसके साथ इतना प्रॉब्लम होता है, ये स्ट्रेट लाइन मेरी आती नहीं है। जैसे से आप नीचे आ रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे होता है क्या है कि आपका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा होता है। जब मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा होता है तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहे होते हैं। तो देयर इज अ ग्रेजुअल, वी से दैट देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो हैं आपकी, दैट कैन बी योर सॉलिबिलिटी, राइट, दैट कैन बी योर फ्लेमेबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी, दैट मीन्स जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ही वो जलने में, उसको बर्न करने में डिफिकल्टी होगी। और सॉलिबिलिटी भी, ठीक है,
और इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे उसके इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ग्रेजुअल चेंज आता है, फाइन। जब बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आएगा तो ऑटोमेटिकली उसका स्टेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, फ्रॉम लिक्विड सॉलिड, फ्रॉम गैस लिक्विड टू सेमी सॉलिड एंड देन टू सॉलिड। सो दीज आर द डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, सही। तो पहला हो गया जनरल फॉर्मूला, दे हैव अ फिक्स्ड जनरल फॉर्मूला। नंबर 2, देयर इज अ डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। नंबर 3, अब हम होमोलोगस सीरीज के अंदर एक खास चीज होती है जिसको कहते हैं आप फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात करी कि जितने भी एल्केन्स होते हैं वो सारे के सारे उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। जितनी भी एल्कीन्स होते हैं उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अल्कोहल्स के अंदर मैंडेटरी है, मस्ट है कि आपके पास OH ग्रुप हो। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मस्ट है कि आपके पास COH है। तो जितने भी एल्केन्स होंगे वो हमेशा कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन्स में हमेशा डबल बॉन्ड होगा, अल्कोहल्स में हमेशा OH होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, COH या OH। तो एक होमोलोगस सीरीज के अंदर वी कॉल दिस फंक्शनल ग्रुप्स, ये कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। द सिंगल बॉन्ड, द डबल बॉन्ड, द COH, द OH, दे आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो डिपेंड करती है ऑन द फंक्शनल ग्रुप। तो as in a homologous series the functional group is same, the functional group is same, so the chemical properties remain same. So that's a third point, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, इसी तरह से जो फोर्थ पॉइंट है, इतना समझ में आ रहा है बच्चों? am I going fast? am I going fast? Okay, okay, thank you so much. All right, तो let's proceed के तो तीन प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको बता दी। एक जनरल फॉर्मूला उनका फिक्स होता है, एल्केन्स का अलग है, एल्कीन्स का अलग है, अल्कोहल्स का अलग है। अभी मैंने अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड टच नहीं किया, लेकिन हर एक होमोलोगस सीरीज का मोल्ड डिफरेंट है। मोल्ड समझते हो, हर एक चीज को बनाने का मोल्ड अलग है, तो वो उनका जनरल फॉर्मूला है। और इसी तरह से जब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज, जैसे जैसे आप ज्यादा कार्बन होगा, मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होता जाएगा, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। लेकिन क्योंकि हर एक होमोलोगस सीरीज के अंदर उसका एक खास फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, तो उनकी उस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बेस करती है केमिकल प्रॉपर्टी। फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। नंबर 4, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच दे ऑफन आस्क इन द MCQ। अब मैंने यहाँ पर एल्केन्स के कुछ मेंबर्स लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर एल्केन्स के कुछ मेंबर्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। अब पहला मेंबर मेरा है मीथेन, नेक्स्ट मेंबर इथेन, नेक्स्ट इज प्रोपेन। अब आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, कितने का डिफरेंस है? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। नेक्स्ट सक्सेसिव में भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का है। नेक्स्ट के अंदर भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का है। नेक्स्ट के अंदर भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का है कि नहीं? तो जब भी हम होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं, किसी भी एक होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं, तो उसके सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस आता है, ठीक है। अब CH2 का डिफरेंस आने का मतलब है ऑटोमेटिकली, ये मैं सिर्फ एल्केन्स का दिखा रही हूँ, यही चीज एल्कीन्स में भी होगी। C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, ये एल्कीन्स देख लीजिए। हर एक के बीच में CH2 का डिफरेंस है, हर एक के बीच में CH2 का सक्सेसिव की बात कर रही हूँ, वन आफ्टर द अदर। तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट बन गया कि हर मेंबर, हर सक्सेसिव मेंबर, सक्सेसिव मींस वन आफ्टर अनदर, ऐसा नहीं कि दूर दूर वाले मेंबर्स, वन बिलो द अदर, हर सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस आता है। जब CH2 का डिफरेंस आएगा तो MR में कितने का डिफरेंस आएगा? MR में 14 का डिफरेंस आएगा। अब इसके रेफरेंस से ये एक MCQ पूछते हैं एग्जामिनर, ये MCQ 2-3 बार पूछा गया है। इन्होंने आपको कोई भी एक ये क्या हुआ? Why I'm not able to? Okay, just a minute, just a minute. Ayan, are you there? Okay. अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एक सवाल इस तरह से आता है, इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया C3
H7 and X, ठीक है। या कोई ऐसा होमोलोगस सीरीज दे दी, कोई भी जिसको आपने पढ़ा नहीं है, और इन्होंने आपसे कहा कि ठीक है हमें नेक्स्ट मेंबर का फॉर्मूला दीजिए, तो क्या आप नेक्स्ट मेंबर का फॉर्मूला दे सकते हैं? ये एक मेंबर है और ये कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर। तो आप क्या नेक्स्ट मेंबर का फॉर्मूला दे सकते हैं? कैन एनीवन गिव मी द आंसर हियर? बच्चों नेक्स्ट मेंबर का फॉर्मूला दे सकते हो? जल्दी से बताओ चार्ट में लिखकर। C4H9, व्हाट एल्स? C4H9। अच्छा बिल्कुल सही। तो अब आपके पास नेक्स्ट मेंबर का, अब बिकॉज आपको नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर में डिफरेंस कितने का आएगा, यू विल बी हैविंग अ डिफरेंस ऑफ CH2। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के अंदर CH2 का डिफरेंस कर लोगे, तो एक कार्बन दैट मींस C4 और H2 that means 9, and X will be coming straight as it is. Next member is going to be C5H11 and X. तो इस तरह से कोई भी एक अननोन होमोलोगस सीरीज दे दे, कोई भी, आपको ये पता हो कि नेक्स्ट मेंबर CH2 ऐड करना है, तो अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने आपको दिया C7H let's say 11 and then we have CONH2, ये एक नई होमोलोगस सीरीज है, ये आपकी एमाइड ग्रुप है। तो आप भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट सक्सेसिव दें, तो आप क्या करेंगे, ये तो उसका फंक्शनल ग्रुप है, आप सिर्फ इसके अंदर CH2 ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट मेंबर इज गोइंग टू बी C8H13 CONH2। आई बात समझ में? एक तो सवाल इस तरह का होता है। दूसरा ये कहते हैं कि अगर मेरे पास एक मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज है, लेट्स से दिस इज द मेंबर, दिस इज द मेंबर, एंड दे से कि इसका जो आपका MR है, इसका जो MR है, लेट्स सपोज इसका जो MR है वो है आपका 148 X का, क्योंकि हमें AR नहीं पता, इन्होंने सब सिर्फ बताया कि इसका MR है 148। दे आस्क यू व्हाट इज द MR फॉर द नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर, तो आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, व्हाट विल बी द आंसर टू दिस? तो 148 में आप क्या करेंगे, क्योंकि डिफरेंस आएगा नेक्स्ट का में इंक्रीज, आप CH2 करेंगे इंक्रीज, CH2 का मतलब है कार्बन 12 एंड 2 हाइड्रोजन दैट मींस 14, तो इस MR के अंदर प्लस कर देंगे 14, तो नेक्स्ट MR क्या आ जाएगा, इट विल बी 2 एंड देन वी विल बी हैविंग, सब जल्दी से बताओ क्या होगा, 152 162 162 will be the MR for the next. Okay, coming back, what happens here, they're asking us to state two properties of the homologous series. मैंने आपको 5 बताया, कोई भी 2 बता दिए। They have a general formula, they have a general formula, there's a gradual change in the physical property, they have the same chemical property, the 2 successive members have a difference of CH2, एंड वन मोर थिंग, एक होमोलोगस सीरीज में एक तरीके का जो उसकी प्रिपरेशन का होता है, बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब का मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इथेनॉल को प्रिपेयर कर रही हूँ फ्रॉम इथीन, इथीन इज माय एल्कीन, एल्कीन से मैं इथेनॉल प्रिपेयर कर रही हूँ, दैट मींस एल्कीन से मैं क्या प्रिपेयर कर रही हूँ, अल्कोहल, ठीक है। तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल को मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ फ्रॉम प्रोपीन, ठीक है। इसी तरह से ब्यूटेनॉल को मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ फ्रॉम ब्यूटीन। तो the next point, the fifth point is they have a similar, they have a similar method of preparation, ठीक है। तो ये आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक होती है होमोलोगस सीरीज की। जनरल फॉर्मूला सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो ग्रेजुअली चेंज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 इन द सक्सेसिव मेंबर्स, they have a similar method of preparation। तो ये 5 में से any 2 you can write, you will get the 2 marks there, okay। Getting back again, all right, एक सेकंड रुको, clear all।
ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड एल्केन्स हैविंग 4 कार्बन एटम्स। ये मैं सोच रही हूँ कि आइसोमर के ऊपर आई विल बी सेंडिंग वन स्मॉल वीडियो। ठीक है, तो ये इसको इसको होल्ड पे करो। ठीक है, अगर मैं इसको समझाने बैठ गई आइसोमर्स को, इट इज गोइंग टू टेक नियरली हाफ एन आवर और इवन मोर। तो इसको होल्ड करिए, इसको मैं आइसोमर्स के ऊपर वीडियो डालती हूँ इंशाल्लाह। नाउ दे आर आस्किंग यू द ग्राफ शोज हाउ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट 9 अनब्रांच्ड एल्केन्स वेरी विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल। तो अब आप इस ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ इस ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या कहेंगे, द जनरल ट्रेंड क्या है? जनरल ट्रेंड आपका, द जनरल ट्रेंड is showing that there is an increase in what? There is an increase in, ये क्या बात कर रहे हैं, in the melting point. The general trend says that it shows that there is an increase in the melting point with the increase in carbon. With the increase in carbon, the melting point is increasing. ठीक है, but because it's a 2 mark question, देखो ये 2 mark का है, describe how the melting point of the alkane changes. तो एक तो आपने जनरल ट्रेंड की बात कर ली, लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक डिक्लाइन आ रहा है, तो इस ड्रॉप की बात आप करेंगे। but there is a drop in the melting point when we have a carbon 3, and then again we will see a shoot in the melting point of carbon 4. तो आप एक जनरल ट्रेंड की बात करेंगे, जनरल स्टेटमेंट देंगे, और उसके बाद जो एक यहाँ पे जो एक ड्रॉप आ रहा है, एक चेंज जो नजर आ रहा है इन द कर्व, अगर जनरल ट्रेंड में सिर्फ इंक्रीज होता तो कर्व आपका यूं करके यूं जा रहा होता, बट because there is a drop, so you have to specify that at when there is a carbon when there is a hydrocarbon with the 3 carbon, then we can see there's a drop in the melting point, and then again it shoots up with the increase in the carbon. ठीक है, so this is what you'll be explaining. Okay, getting ahead, आगे बढ़ते हैं. Okay, we move on to the next question. ऑलराइट, ये जूम मीटिंग जब तक चलेगी तब तक मेरा सेशन चल रहा है, उसके बाद फिर मैं इसको स्विच ऑफ कर दूंगी. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द एल्केन्स आर द होमोलोगस सीरीज ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद जनरल फॉर्मूला CnH2n+2. अब ये वर्ड आता है यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. दिस इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी फॉर यू पीपल. I'll get back to this. मैं अभी बताती हूँ, पहले मैं ये ए पार्ट कर रहा हूँ. What do you understand by the term hydrocarbon? मैं इनिशियली बता चुकी हूँ कि हाइड्रोकार्बन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड which are made up of, which are comprised of which comprises of carbon and hydrogen only. So hydrocarbons are the organic compound which are made up of which comprises of hydrogen and carbon only. और इस कैटेगरी में आते हैं आपके पास सिर्फ एल्केन्स और एल्कीन्स. ठीक है, और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास साइक्लोएल्केन्स होते हैं, साइक्लोएल्कीन्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है, एक और होमोलोगस सीरीज है विच इज नोन एज एल्काइंस. लेकिन ये सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आप सिर्फ एल्केन्स और एल्कीन्स का ही रेफरेंस देते हुए अगर कोई चीज पूछेंगे तो सिर्फ यही 2 हाइड्रोकार्बन्स वी आर राइट नाउ studying in O levels. Now write the molecular formula of an alkanes containing 7 carbon. तो कैसे करोगे, हमें जनरल फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए. जनरल फॉर्मूला is CnH2n+2. तो 7 makes it C7. Then H कितना होगा, 7 2s are 14, 14 plus 2 makes it 16. So this is the formula. So आप जनरल फॉर्मूले से जो भी चाहें वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं. Coming to the next part, 2 different structural formula can be written for an alkane having a molecular formula C4H10. अब यहाँ पर देखें, ये C4H10 है, तो C4H10 क्या है, ये एल्केन है. और एल्केन में क्या होता है, सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन डिफरेंट है. यहाँ पर देखिए 4 कार्बन एक चेन के अंदर अटैच्ड हैं, और यहाँ पर 3 कार्बन चेन की तरह अटैच्ड हैं, और एक चौथा जो है वो ब्रांच बन गया सेकंड कार्बन पर. तो when you have the same molecular formula तो इनका सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10.
ऑल टुगेदर अगर आप इनमें काउंट करें तो इनमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3 4 कार्बन. नाउ दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन. इसके अंदर हम काउंट कर लेते हैं दूसरे वाले में. लेट्स सी कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है. ठीक है, सो वी हैव 1 2 3 एंड 4 कार्बन. ठीक है, हाइड्रोजन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो दिस ऑल्सो इज C4H10. तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट. इनको अरेंज जिस तरह किया है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, इनका अरेंजमेंट इज डिफरेंट. तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसको अरेंज आप डिफरेंट तरीके से करते हो तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं आइसोमर्स. सो व्हाट आर आइसोमर्स? आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या है? आइसोमर्स are the organic compounds having same molecular formula but different structural formula. ठीक है, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है. तो दोज आर आइसोमर्स. तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन इनको हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं. व्हाट टर्म इज गिवन टू द कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर? वी कॉल देम आइसोमर्स. Okay, now explain why incomplete combustion of alkane is an. Acha, ab combustion means burning in the presence of air, burning alkanes, and in fact all the organic compounds, jitne bhi organic compounds hain, all the organic compounds, they actually undergo combustion reaction. ठीक है, all the organic compounds undergo combustion reaction. Now what is a combustion reaction? Combustion reaction is basically burning in the presence of oxygen. तो अगर हम एग्जाम्पल लें मीथेन का, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लें एल्केन का, तो एल्केन विल ऑल्सो अंडरगो कंबशन, एल्कीन विल ऑल्सो अंडरगो कंबशन, अल्कोहल, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे अंडरगो कंबशन. ठीक है, अच्छा, व्हेन दे अंडरगो कंबशन एंड व्हेन यू हैव enough supply, when you have sufficient supply of oxygen, when you have sufficient supply of oxygen, what is there in the chat? What is this? Eth means 2 carbon. Eth means 2 carbon beta. I'm writing it down here. Meth 1, eth 2, prop 3 and but 4. ठीक है, याद रहेगा. ठीक है, अच्छा. Whenever the compound, I am left with 10 minutes. हो सकता है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए. अच्छा, इसका मतलब हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप भी ऑर्गेनिक के ऊपर ही है और उससे पहले मैं कुछ वीडियोस डाल दूंगी इंशाल्लाह. प्लीज उसको व्यू करके आना ताकि हम नेक्स्ट वर्कशॉप में अपना कंप्लीट कर लें. ठीक है, पूरा रिकैप. सो मीथेन व्हेन कंबाइंस विद अंडरगो अ कंबशन विद सफिशिएंट 5 6 7 8. बेटा 5 को हम पेंट कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, 6 आप हेक्सा कहेंगे, 7 को आप हेप्टा कहेंगे. जिस तरह से आपके ग्रीक नंबर्स नहीं होते, 8 को आप ऑक्टा कहेंगे, 9 को आप नोव कहेंगे और 10 इज डेका. लेकिन ये हमारी नीड नहीं है, ये हमारी नीड नहीं है. हमारे सिलेबस में कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक के नेम्स हमें ज्यादातर वी शुड बी नोइंग. इज इट क्लियर? अच्छा, let's come back to the combustion reaction, Zara. Okay, now combustion reaction, all the organic compound, they undergo combustion reactions. So when they undergo a combustion reaction with a sufficient supply of oxygen, the products which will be formed will be just carbon dioxide and steam. ठीक है, और जब कोई भी organic compound, when they undergo combustion in the insufficient supply of oxygen, right? Oxygen, you will be getting a product that is carbon monoxide and steam. Steam, we call it steam because the state symbol is gaseous. समझ में आया? तो ये आपका है और इसकी हमें बैलेंसिंग आनी चाहिए. ठीक है, तो ये सफिशिएंट, कोई भी होमोलोगस सीरीज, दिस इज द फैक्ट. जब सफिशिएंट सप्लाई होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट combustion. This is on complete
जब कंप्लीट कंबस्शन होता है तो जब कंप्लीट कंबस्शन BU, जब कंप्लीट कंबस्शन होता है तो बेसिकली सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है और आपका प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होता है। जब इनकम्प्लीट कंबशन कब होता है? इनकम्प्लीट कंबशन होता है जब आपके पास इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है और उस सिनारियो में आपके पास प्रोडक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम। अब ये पूछते हैं कि व्हाई द इनकम्प्लीट कंबशन इज हजार्डियस। ठीक है, इसका इफेक्ट क्यों इतना नेगेटिव इफेक्ट है? दिस इज हजार्डियस, द रीजन इज दैट द प्रोडक्ट्स व्हिच वी हैव हियर इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। वाटर का तो कोई सिनेरियो, कोई इशू नहीं है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेसिकली योर टॉक्सिक गैस। ये वो टॉक्सिक गैस है जो कि अगर आप ब्रीद इन कर लें, आप हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है बॉडी में? हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है हमारे ब्लड के अंदर? इट बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन थ्रू आउट द ब्लड, थ्रू आउट द बॉडी। तो अब ये जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन को रोक लेता है। द रीजन इज कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है। तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन, जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन रुक जाएगी। जब ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी तो आप द पर्सन कैन डाई ड्यू टू सफोकेशन। ठीक है, अब मैं आपको केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल इफेक्ट बता रही हूँ। ये जो अभी बेचारे कुछ लोग मरी में जिनका इंतकाल हुआ था बिकॉज इन्होंने गाड़ियां बंद कर करके अंदर सो गए थे। क्यों? इन्होंने जब गाड़ी बंद करी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग आउट, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने दोबारा से इनहेल करके ब्रीद इन कर लिया। ठीक है, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड जब दोबारा से इनहेल किया तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हुई, क्योंकि वो उसी में एक्सेल और इनहेल दोनों कर रहे हैं और गाड़ी के शीशे बंद है बिकॉज वो बहुत सर्दी थी। तो उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को मिली नहीं, ऑक्सीजन की गाड़ी में डिफिशियंसी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करा, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन भी तो आपका कंबस्शन रिएक्शन ही होता है ना बॉडी के अंदर। तो इनकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हुई जो कि हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके उसने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को फर्दर और प्रमोट किया और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन को स्टॉप कर दिया, और जिसकी वजह से उनकी सफोकेशन की वजह से डेथ हुई। हमने यही पढ़ा था ना खबर में कि उनकी सफोकेशन की वजह से दम घुट के सांस रुक कर, ठीक है, वो डेथ हुई। तो दैट इज व्हाई द liberation of carbon monoxide is very toxic, because carbon monoxide is formed when the incomplete combustion take place. Why incomplete combustion? Because insufficient supply of oxygen take place. So that is why carbon monoxide is hazardous. Okay, let's get back to the question. एक छोटे छोटे सवालों के लिए हमें इतना इतना लंबा explanation पे जाना पड़ रहा है। ये एक सेकंड रुको। All right. So explain why the incomplete combustion of an alkane is why it's in an enclosed space is arduous, because the carbon monoxide is liberated because carbon monoxide is liberated due to incomplete combustion, and it's a toxic gas which leads to death due to suffocation. समझ में आ गया? 2 मार्क। कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड, टॉक्सिक, इट लीड्स टू सफोकेट, डेथ ड्यू टू सफोकेशन। ओके, गॉट इट? लेट्स मूव अहेड। हमारे पास बचे हैं 3 मिनट। लेट्स सी कि हम कर पाते हैं कुछ या नहीं कर पाते। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, इट सेज दैट alkanes are a homologous series of a saturated hydrocarbon. What is the general formula for an alkane? General formula क्या है? CnH2n plus 2. Draw the structural formula of the two isomers of C4h10. हमने draw करे थे पिछले क्वेश्चन में, हमने 2 isomers of C4h10 देखे। ये एक है जहां पर all the carbon are connected together in the chain, जहां पर 3 connected in the chain and 1 is taken as a branch. तो एक चेन, एक लॉन्ग चेन आइसोमर है और एक ब्रांच्ड आइसोमर है। तो यही चीज आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर देंगे। Now one of the isomers C4H10 butane react with the chlorine in the presence of ultraviolet rays.
It forms hydrogen chloride gas in the mixture of liquid compound. Name the type of reaction. अब ये homologous series में पूरे chemical reactions आ रहे हैं, इसको रोक छोड़ दो. ये मैं ट्यूब के यूट्यूब पे वीडियो डाल के एक्सप्लेन करूंगी कि एल्केन्स के कौन से रिएक्शंस होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, here comes the terminology which I can explain in next 2 minutes. Hopefully, the terminology is the what is a saturated and unsaturated hydrocarbon. ठीक है. Let's proceed. जल्दी से ये terminology तो मैं आपको बता ही दूं कम से कम. Okay, we have hydrocarbons. Hydrocarbons are the compound which have hydrogen and carbon only. Under the category of hydrocarbon, we have saturated hydrocarbons and we have unsaturated hydrocarbons. ठीक है. Saturated hydrocarbons हम alkanes को कहते हैं और unsaturated hydrocarbons हम उन hydrocarbons को कहते हैं जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है. तो जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड होते हैं. द रीजन इज, अगर मेरे पास C4H10 है तो मेरा स्ट्रक्चर जो होगा C4H10 का वो स्ट्रक्चर इस तरह से होगा. ठीक है. आई विल बी हैविंग अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. तो यहाँ पर किसी और एलिमेंट के एंटर होने की कोई प्रोविजन नहीं है. ये कंप्लीटली सेटिस्फाइड, कंप्लीटली स्टेबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है. यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट अगर आता है तो वो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन किसकी वजह से आएगा? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन. तो अगर मुझे क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना है तो मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करूंगी और वहां पर मैं ऐड कर दूंगी एक क्लोरीन को. तो यहाँ पर जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं तो दे आर वेरी काइंड ऑफ अनरिएक्टिव, क्योंकि वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड होते हैं, वो कंप्लीटली सैचुरेटेड होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हम आए अनसैचुरेटेड पे. अनसैचुरेटेड जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एल्कीन्स, जितने भी एल्कीन्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं क्योंकि उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है. अब ये मेरा स्ट्रक्चर है एल्कीन का. ठीक है. ये स्ट्रक्चर है एल्कीन का. अब इस एल्कीन के स्ट्रक्चर के अंदर अगर सपोज करो किसी कंडीशन की वजह से, खास कंडीशन की वजह से मेरा डबल बॉन्ड टूट गया और मेरे पास सिंगल बॉन्ड रह गया, तो अब इस सिंगल बॉन्ड की वजह से व्हाट कैन हैपन हियर, आई कैन हैव 2 more एडिशन देयर. ठीक है. मेरे पास एक नया कंपाउंड बन सकता है क्योंकि मैं वहां पर नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकती हूँ. either a hydrogen can be added or aluminium can be added or anything can be added, कोई भी चीज. तो बेसिकली एल्कीन्स जो था, जो कि कार्बन कार्बन बॉन्डेड, कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड जो था, उसके अंदर प्रोविजन बन गई फॉर, otherwise we done. So we were talking about the saturated and unsaturated, right? तो जो saturated होते हैं, all the alkanes are said to be saturated. Why they are said to be saturated? Because they have carbon-carbon single bond. And all the alkenes, they are said to be unsaturated, right? Why? Because they have a carbon-carbon double bond. अब ये unsaturated इसलिए होते हैं क्योंकि इनका double bond, this double bond can break into a carbon-carbon single bond, and hence there is a possibility of addition. ठीक है. addition of different element. ठीक है. अब जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने कहा था कि एल्कीन्स जो होते हैं, एल्कीन्स के अंदर जब वाटर हम ऐड करते हैं तो वो आपको देते हैं अल्कोहल. ठीक है. अब यहाँ पर देखो किस तरह से एल्कीन्स मेरे पास था C2H4. C2H4 में अगर मैं HOH I can write as water. अगर मैं C2H4 में HOH ऐड करती हूँ तो I'll be getting a compound which is C2H5OH. तो जो भी एल्कीन है, ये मेरे पास एल्कीन है. एल्कीन के अंदर अगर मैंने ऐड किया वाटर तो आई विल बी गेटिंग एन अल्कोहल. ठीक है. तो ये बेसिकली अल्कोहल की प्रिपरेशन है कि अल्कोहल मुझे एल्कीन से मिलता है. अभी इससे पहले मैंने बात करी थी कि इथीन से मेरे पास अल्कोहल आएगा विच इज माय इथेनॉल. प्रोपीन से मेरे पास अल्कोहल आएगा प्रोपेनॉल. तो इथीन जो था वो मेरे पास, इथीन इज व्हाट, इट्स C2H4, 2 कार्बन वाला इथीन. सो इट इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हियर एंड आई हैव 4 हाइड्रोजन हियर. ठीक है. ये 4 हाइड्रोजन है.
अगर मैं इसका डबल बॉन्ड यहाँ पर खत्म करती हूँ, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका एक डबल बॉन्ड खत्म करती हूँ, अब एक डबल बॉन्ड मैंने इसका खत्म किया, तो क्या कार्बन सेटिस्फाइड है? कार्बन सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि कार्बन की अब 3 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी नहीं है। तो these 3 valence, I need to have a 4 valency. This carbon belong to group 4. तो कार्बन belong to group 4, तो that means के पास 4 valence electron है. In order to be like the noble gases, it require 8 electrons. So 8 electrons it will be taking from 4 other, it will be needing 4 more electron. तो वो 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड से लेगा. अब यहाँ पर इसके पास कितने बॉन्ड्स हैं? इसके पास 3 बॉन्ड है. तो इसका मतलब यहाँ पर कार्बन अनसैटिस्फाइड है, जिसके अंदर मैं वाटर अगर मैं ऐड करूं, तो दिस वाटर कैन बी एडेड एज H एंड OH. तो यहाँ पर अगर मैं H ऐड करूं और यहाँ पर अगर मैं OH ऐड करूं, तो ये कंपाउंड मेरा क्या बन जाएगा? इट विल बी C2, 2 कार्बन है, हाउ मेनी हाइड्रोजन? H5 एंड OH. So basically मैंने क्या बनाया? I have formed from ethene ethanol when I added water to it in the form of H and in the form of OH. समझ में आया? तो alkenes are said to be unsaturated. Unsaturated होने की वजह से they're extremely reactive. इनके number of chemical reactions बहुत होते हैं, और इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे दे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इज एन एडिशन रिएक्शन, या एडिशन रिएक्शंस. डबल बॉन्ड हट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और जितना जो ऐड करना चाहो ऐड करो. नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. अब मैं एल्कीन्स, समझ लो मैं एल्कीन्स ही पढ़ा रही हूँ तुम्हें, ठीक है. अभी इस सेशन में एल्कीन्स कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह. आज मैं बहुत ही हैपेसेट मैनर में पढ़ा रही हूँ. मैं कभी भी इस तरह से नहीं पढ़ाती, कहीं से पकड़ा कहीं से उठाया, और इट्स ऑल बिकॉज द टाइम कंस्ट्रेंट. चलो खैर, अब देखो, जितने भी हमने कहा, मैंने आपको 2 चीजें बताई. एल्कीन्स जो होते हैं वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं. इस डबल बॉन्ड की वजह से वो अनसैचुरेटेड होते हैं. अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि उनका डबल कार्बन डबल बॉन्ड है जो कि ब्रेक होकर इनटू सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और दे विल अंडरगो द एडिशन रिएक्शंस. ठीक है, they are reactive because their double bond can be changed into a carbon carbon single bond, and then further addition can take place. ठीक है. और एल्केन्स जो होते हैं उनके ऑपोजिट एल्केन्स, दे आर सैचुरेटेड. इनके पास कोई प्रोविजन नहीं है कि इनके पास एडिशन हो. अगर इनके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है. ये देखो, अगर मेरे पास इफ आई एम टेकिंग C2H6 मेरा मॉलिक्यूल क्या है? दिस इज इथेन. C2H6 इज माय इथेन. तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है. अगर ये रिएक्शन होगा यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा. वन हाइड्रोजन नीड्स टू बी सब्स्टिट्यूटेड. सब्स्टिट्यूट, स्पेलिंग बताओ. Substituted. Sometime while I'm writing, my spellings goes, figure it. अगर गलत भी है तो इग्नोर इट. सो एल्केन्स आर सैचुरेटेड एंड दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो अगर यहाँ पर मुझे वाटर तो नहीं, अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो हेलोजेंस का होता है. ठीक है. तो इनके अंदर अगर मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, लेट्स से क्लोरीन. ठीक है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट, तो हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आएगा, इस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आएगा, इस तो स्टेप बाय स्टेप एक एक हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट होता जाएगा, और क्लोरीन सब्स्टिट्यूट. तो इनके बीइंग सैचुरेटेड, देयर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आर substitution reaction, and because they're saturated they are said to be unreactive. They undergo only one type of reactions, very unreactive. सिर्फ एक तरह के chemical reaction होते हैं, that's a substitution reaction with halogens. Why? Because they are very highly unreactive. इनके ना तो रिएक्शन एसिड के साथ होते हैं, ना इनके रिएक्शन एल्कली के साथ होते हैं, ना इनके रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ होते हैं, ना इनके रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ होते हैं. क्यों? बिकॉज why? The reason they are saturated, the reason they are saturated and they are unreactive. क्योंकि ये saturated होते हैं इसलिए unreactive. In opposite to that, alkenes are unsaturated, और ये unsaturated का मतलब इनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है. Because being unsaturated, they are highly reactive, right? They are highly reactive and they undergo addition reactions.
इतनी बात समझ में आ गई? इज दिस मच क्लियर? ठीक है, अब हम वापस क्वेश्चन पे जाते हैं और हम देखते हैं कि उस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है रिगार्डिंग द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सो दैट वी कैन आंसर इट क्लियरली. A minute. All right, बच्चों. Now they are saying that ester, ये अलग होमोलोगस सीरीज पे आ गए इन्होंने. अभी मैंने सिर्फ आपको बताया है एल्केन्स और एल्कीन्स का. ठीक है, अब ये एस्टर का सवाल आना चाहिए था जब हम पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लें एनी हाउ. लेकिन हमसे जो सवाल पूछ रहे देखते हैं हम उसको आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते एट दिस स्टेज, जब हमारी इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है. ठीक है, ये क्यों नहीं मूव कर रहा है? अच्छा चलो छोड़ो. अब दे आर आस्किंग एक्सप्लेन. अब यहाँ पर देखो ये पूरा मॉलिक्यूल उन्होंने बताया हुआ है. तो अब हमने कहा था कि जो हमारे पास अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें क्या होता है, जल्दी से चार्ट पे लिखो. अनसैचुरेटेड में क्या होता है, जल्दी से चार्ट पे लिखो. आई एम वेटिंग. इल्सा. यस, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है बच्चा? दे हैव अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना? तो यहाँ पर क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? Can you see any carbon-carbon double bond here? Can you see a carbon-carbon double bond here? No, you can't see a carbon-carbon double bond. Because you can't see a carbon-carbon double bond, so this particular molecule which is in the question is not an unsaturated. Instead, what do you see here? Instead, यहाँ पर क्या है? क्या दिया हुआ है? What have they given you? Instead, they have given you a कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हर कार्बन. तो दे आर नॉट unsaturated but they are saturated compound. Why? Because they have carbon carbon single bond. Okay, is that clear? That is what you will be writing under explanation for a 1 mark question. Now they are saying that okay, they have given you a methyl propane. Organic chemistry का एक बहुत बड़ा एक चीज याद रखना, जितना भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आएगा, जितना खौफनाक मॉलिक्यूल आएगा, उतना ही आसान सवाल होगा. तो नेवर गेट स्कैर्ड बाय सीइंग दोस स्कैरी फिगर्स. ये याद रखो कि मुसफ्फा ने कहा था जब भी एक स्कैरी फिगर आएगी यकीन रखो इस बात पे कि सवाल बहुत आसान आएगा. तो बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ते जाओ और उसको सॉल्व करते जाओ. ठीक है, अच्छा. नाउ मिथाइल प्रोपेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड मींस इसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. मिथाइल प्रोपेन रिएक्ट विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट्स टू गिव यू सेवरल कंपाउंड. अब ये एल्केन्स के रिएक्शंस मैंने आपको क्या बताए थे, एल्केन्स के जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं. Why? Because they are saturated. सही है, वो saturated होते हैं. और मैंने बताया था कि they only undergo the substitution reactions and that also with halogen. ठीक है, हेलोजन्स के साथ उनके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं और एक एक वक्त में एक एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता जाता है. ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड पे जा रही हूँ टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. अब मैं एल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देती हूँ. दैट इज द ओनली वन केमिकल प्रॉपर्टी व्हिच इज शोन बाय एन एल्केन. ठीक है, फिर वापस हम इस सवाल पे दोबारा से आएंगे. तो एल्केन्स आर बेसिकली योर एल्केन के बारे में जो जो पता है हम जल्दी जल्दी लिखते हैं. एल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, दे हैव अ जनरल फॉर्मूला CN. दे हैव अ जनरल फॉर्मूला व्हिच इज योर CnH2n+2. They are saturated, right? And being saturated, they are unreactive and they only undergo substitution reaction with halogens. ठीक है, and that also under special conditions. क्योंकि ये हाईली अनरिएक्टिव होते हैं तो एक स्पेशल कंडीशंस के अंडर ही ये रिएक्शंस होते हैं. तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक एल्केन्स का जो ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो होता है, ठीक है, जो उसका एक खास रिएक्शन जो होता है ओनली वन, that is basically your substitution reaction. Substitution itself is telling कि हाइड्रोजन को वहां पर हेलोजन सब्स्टिट्यूट करेगा. एंड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन विद is a reaction with halogen. ठीक है, अच्छा. अब ये जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन विद हेलोजन जो है, ये रिएक्शन अंडर स्पेशल कंडीशंस होता है. ये कंडीशन है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायोलेट रेज.
ठीक है, यूवी रेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, अब हमने बहुत सिंपल सा एल्केन ले लिया, मीथेन, इसका रिएक्शन होगा क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, राइट। अब क्या होगा, अब मेरे पास मीथेन है ये CH4, तो अब मेरे पास क्लोरीन, अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती है, ये हम A11 में मैकेनिज्म के साथ बहुत एक्सटेंसिव पढ़ेंगे एएस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती है, क्लोरीन का बॉन्ड जो है, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो जब तक ये क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेकअप नहीं होगा एंड यू विल नॉट हैव द नेसेंट रिएक्टिव क्लोरीन रेडिकल के फॉर्म में, फिगर अबाउट द रेडिकल एज अ नेसेंट क्लोरीन, तो वो अटैकिंग पोजीशन में नहीं आएगा कि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करे। तो अल्ट्रावायलेट रेज इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी व्हिच ब्रेक्स दिस बॉन्ड ऑफ क्लोरीन क्लोरीन। तो इसीलिए हम अंडर स्पेशल कंडीशन, क्योंकि एल्केन और क्लोरीन आप चाहे कितना ही इनको करीब करीब रख दें, एक ही रिएक्शन मिक्सचर में रख दें, इनका रिएक्शन खुद ब खुद इनिशिएट नहीं होगा जब तक ये क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होके क्लोरीन एटम फॉर्म में नहीं आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो व्हाई द स्पेशल कंडीशंस वी रिक्वायर, द स्पेशल कंडीशंस वी रिक्वायर बिकॉज we want to break this bond of chlorine so that the chlorine becomes a very reactive, the chlorine becomes this very reactive and the chlorine can attack the methane molecule and can substitute with one hydrogen। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा in the presence of UV rays, or at a time only one hydrogen will be substituted by one chlorine। ठीक है, तो हमारे पास जो कंपाउंड हमारे पास आएगा, वो कंपाउंड जो होगा उसका फॉर्मूला होगा CH and one will be substituted by chlorine, और जो यहाँ से हाइड्रोजन निकला है वो आपको दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर HCl दे देगा। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप, दिस इज स्टेप 1। इसी तरह से अब क्लोरीन अभी भी मौजूद है एनवायरमेंट में, तो अब आपके पास है कंपाउंड CH3Cl। CH3Cl कैसे लिखा मैंने, इसके अंदर मेरे पास 3 क्लोरीन है, 1 कार्बन है। ठीक है, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें, 1 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, सो दिस इज CH3 and you have 1 chlorine, so this is CH3Cl। So CH3Cl when further combined with chlorine in the presence of UV rays, right, so I'll be getting CH2Cl2। एक और हाइड्रोजन को एक और क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये मॉलिक्यूल बन गया और साथ में मिल गया HCl। अब दोबारा से CH2Cl2 will react with more of chlorine in the presence of UV rays, and this time one more hydrogen will be substituted by a chlorine. I'll be getting the molecule as CHCl3 and HCl। Now we still have one hydrogen which can be substituted by chlorine, so we'll have a reaction with the chlorine again, which is present in the environment, so we'll be having the compound CCl4 and HCl। So I actually want to say here that these substitution reaction, they are not one step reaction, they are not one step reactions। ये reactions जो होते हैं, ये एक बार initiate होने के बाद they end up till the time all the hydrogen is substituted by the chlorine। तो basically ये आपका 2 3 4 स्टेप पे रिएक्शन कंप्लीट होगा, और इसके अंदर 4 स्टेप्स के अंदर कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक प्रोडक्ट हमारे पास ये है CH3Cl, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास HCl है, ये देखो ये सारा HCl बन रहा है, तो हम इसको एक ही प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे। 1 2 3 4 and 5। तो जितना भी जिस मॉलिक्यूल के अंदर जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने प्रोडक्ट प्लस 1 ऑफ HCl। समझ में आ गई बात। तो अगर मेरे पास लेट्स सपोज आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है 1 मिनट, अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है CH4 ने जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया था तो मेरे पास कंपाउंड्स बन रहे थे, CH3 पहला सब्स्टिट्यूट हो गया और साथ में HCl मिला, फिर अब CH3 में से फिर एक और सब्स्टिट्यूट होगा और Cl2 मिलेगा और साथ में HCl मिलेगा, फिर एक और सब्स्टिट्यूट होगा CH3 और HCl मिलेगा, और फिर एक लास्ट हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट होकर CCl4 और HCl देगा। तो कितने प्रोडक्ट्स बने हमारे ऑल टुगेदर, वी आर गेटिंग 5 प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है, ये MCQ क्वेश्चन है, जितने हाइड्रोजन है प्लस HCl you'll be getting 5। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है C2H6 प्लस
It's reacting with halogen. It's undergoing a substitution reaction. Can anyone tell me how many products will be formed? Jaldi batao, shabash. How many products will be formed? Very good. Very good, Saad. 7 products. क्योंकि 6 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे, 6 हाइड्रोजन will be substituted. ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट आएगा C2H5Cl, next will be C2H4Cl2, next is going to be C2H3Cl3, next is going to be C2H2Cl4, next is going to be C2CHCl5, and we'll have C2Cl6, and in all these cases we'll be getting one common, that is going to be HCl. Is that clear? So we'll be getting 6 by the substitution of hydrogen and 1 which is HCl. So you should be having this. तो हमें जो कहने की कोशिश कर रही हूँ वो ये कि substitution reaction आपको एक product नहीं देता, it give you multiple products depending on कि उस hydrocarbon में कितने hydrogen है. समझ में आ गई बात? Is it clear? Can we go back to the question? Let's see what is there in the question. अब देखो एक question के एक छोटे से part के लिए कितना explanation करना पड़ता है. Okay. Now it says that one of these compound has a relative. अच्छा, I was here in A part. Methyl propane reacts. This is my methyl propane. It's a ये एक चेन है और इसके अंदर एक ये ब्रांच कार्बन लगा हुआ है. Methyl propane react with the chlorine in the presence of ultraviolet rays. We have already studied giving several compounds. One of these compound had a MR of 127. What is the molecular formula of this compound? MR है उसके पास 127. What will be this compound? अब अगर यहाँ पर ये इसका मेरे पास methyl propane जो है, methyl propane is basically how many carbon? I have 4 carbon and how many hydrogen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So I have C4H10. अब C4H10 का MR निकालो कितना है? 12 4s are 48. 48 plus 10 makes it 58. अगर मेरे पास सिर्फ अगर मैं इस फॉर्मूले को देखती हूँ तो MR होना चाहिए 58. तो 127 में से 58 को माइनस करो, निकालो जल्दी से. 127 में से 58 को माइनस करेंगे, कितना आया आंसर? बच्चों जल्दी से दो, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इस वक्त, जल्दी बताओ. 127 में से 58 निकाला, कितना आया? यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर इन द चैट. We are getting 69. ठीक है ना? अच्छा, तो इसका मतलब है, अच्छा, अब we are getting the answer 69. ठीक है, the difference is basically 69, right? तो अब यहाँ पर ये तो हाइड्रोकार्बन है C4H10. अब इसमें से इसका MR जो है 58 है. एक बार फिर से कैलकुलेट करके देखो, 58 ही है ना? 12 4s are 48, 48 plus 10 58, राइट? तो इसका MR 58 है और यहाँ पे इन्होंने हमें दिया है 127. तो 127 में से 58 निकाल दो तो कितना बचा हमारे पास? 69. और 69 को आप 35.5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्लोरीन यहाँ पर ऐड हुए हैं. ठीक है, 69 को 35.5 से डिवाइड कर दो, कितना आया आंसर? अप्रोक्सीमेटली 2. वेरी गुड, क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो 2 क्लोरीन ऐड होंगे ना, तो 58 की जगह वो 56 हो जाएगा प्लस 2 क्लोरीन, दैट इज 35.5 into 2. तो दिस इज टेलिंग अस दिस इज अ कंपाउंड वेयर 2 क्लोरीन हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय रिमूविंग 2 hydrogen. So the molecular formula of that compound will be C4H8 Cl2. समझ में आई बच्चों बात? Is it clear? Very good. C4H8, absolutely, very good साथ. समझ में आ गई बेटा? ठीक है, सो आप देखिए आपको कॉन्सेप्ट क्या दिया है इन्होंने और सवाल किस तरह से पूछ रहे हैं. दिस इज अ वेरी गुड एनालिटिकल क्वेश्चन, हाई ऑर्डर क्वेश्चन. तो ये वाले जो क्वेश्चन जो बच्चे आंसर करते हैं, दे कीप दिस 1 mark or 2 mark question just to discriminate good students who have a good know-how of the concept from an average. तो जब उनको हाई अचीवर्स और डिस्टिंक्शन वाले स्टूडेंट्स देखते होते हैं ना, तो इस तरह के वो क्रिटिकल क्वेश्चंस को देखते हैं कि उसने इस पर्टिकुलर पार्ट को कैसे आंसर किया. वाज ही एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन? उसके पास ये बेसिक नो हाउ था या नहीं था, या उसने सिर्फ एलिमेंट्री क्वेश्चंस को रट्टे वाले क्वेश्चंस को आंसर किया है. सो दिस इज कमिंग फ्रॉम द
understanding, deep understanding of the concept. Am I clear? Okay, coming further, suggest a structure for this compound. अब इसका structure बना सकते हो, बहुत आसान है. अब आपने C4H8 का स्ट्रक्चर आप बना दीजिए. तो आप लाइन से बनाइए कार्बन, ठीक है, और इन कार्बन को आप हाइड्रोजन के साथ 8 हाइड्रोजन आप इसके साथ कर दीजिए 8 हाइड्रोजन. तो आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और बाकी दो आपने लगा दिए क्लोरीन. तो बाकी दो मैंने लगा दिया क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन. सो दिस इज गोइंग टू बी माय स्ट्रक्चर. एग्रीड? Got it? Can you proceed? All right. Good. Moving ahead.